वंदे मातरम का अपमान करना भारी पड़ सकता है क्योंकि राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। अब आइए जानते हैं कि इसके तहत वंदे मातरम को किस प्रकार का दर्जा मिल गया है और इस कानूनी संरक्षण से अब वंदे मातरम किस लिस्ट में शामिल हो गया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस पूरे के पूरे प्रक्रम को। तो वंदे मातरम अपमान करने पर अब जेल होगी, सीधी सी बात यही है। इस पर हमारी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपकी हो सकती है एक साथ, क्योंकि यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स जो है ये अवसर आपके लिए लेकर आता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। इसकी तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में की जा सकती है। अगर ऑफलाइन मोड में आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारी प्रयागराज या लखनऊ शाखा से। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कुल 600 प्लस घंटों की क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं और इसमें जिस दिन से आपके कोर्स की शुरुआत होती है उस दिन से लेकर 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। साथ साथ 2 साल तक के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इस कोर्स में आपको मिलती है, जिसकी आपको कोई इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से इस कोर्स के अन्य फीचर्स के बारे में भी आप जान जाएंगे। साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आपके मन में कुछ और सवाल, अतिरिक्त सवाल है, उसका जवाब चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमें। 87501 हमारा नंबर है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया होगा। तो आइए बात करते हैं कि वंदे मातरम जो है उसको अब कानूनी संरक्षण मिला है, तो क्या पूरी की पूरी घटना रही है। दरअसल 24 जुलाई को इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा में प्रस्तुत करने के साथ साथ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक को 2026 में 24 जुलाई के दिन प्रस्तुत किया गया है। तो यह तिथि आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 24 जुलाई 2026 को प्रस्तुत किया गया और पारित कब होता है, 29 जुलाई 2026 को राज्यसभा से यह पारित हो जाता है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑन ऑनर अमेंडमेंट इसको कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 इसको बुलाया जा रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये अगर पारित हो गया तो पारित होने के बाद जब ये एक्ट बन जाएगा, यानी कि इसमें संशोधन हो जाएगा, तो बेसिकली इसमें जो 2024 का एक्ट बना था उसी में संशोधन कुछ किया जा रहा है और इस संशोधन के तहत ही अब इसको राष्ट्रगीत को अगर इसका अपमान और अनादर कोई करता है तो जिस तरह से राष्ट्रगान के अपमान या अनादर पर सजा का प्रावधान है, अब यहां पर भी उसका अपमान अनादर करने पर दंड उसको दिया जाएगा और अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। अन्य दंड का भी इसमें प्रावधान किया गया है। अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन के लिए विशेष कानून के द्वारा उसको संरक्षण प्राप्त था, यानी कि उसका अपमान करने पर इस तरह का दंड दिया जाता था, लेकिन अभी राष्ट्रगीत के लिए यह स्थिति नहीं थी। अब क्या है, अब नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम के लिए वैधानिक संरक्षण दिया जाएगा। वैधानिक संरक्षण का मतलब ही यह होता है कि जब संसद किसी विषय पर कानून बनाकर कानून के माध्यम से संरक्षण देती है तो उसको हम वैधानिक संरक्षण के अंतर्गत मानते हैं। अब देखिए इसमें संशोधन के बाद अब क्या होगा, अब की स्थिति यह है कि राष्ट्रध्वज, भारतीय संविधान, नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान को संरक्षण मिल ही रहा था, अब नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगीत को भी संरक्षण मिलेगा। यानी कि राष्ट्रीय प्रतीकों को, जिसमें कि राष्ट्रध्वज, भारतीय संविधान, नेशनल एंथम पहले से शामिल थे, अब उसमें नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगीत, वंदे मातरम भी शामिल हो गया है, जिसको कि कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। तो यही हमारी मुख्य तौर पर सूचना है। तो वंदे मातरम का अपमान अनादर करने पर क्या होगा, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। अब इसके तहत 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और अन्य दंड भी इसमें प्रोविजन दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान पहले से इसमें शामिल था, वंदे मातरम भी इसमें चौथे तौर पर, हम कह सकते हैं चौथे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर शामिल हो गया है। अब ये क्यों किया गया है, तो दरअसल आपको याद होगा कि पीएम द्वारा पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2025 में 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह था कि वर्ष भर समारोह मनाया जाएगा। उसकी शुरुआत 7 नवंबर को की गई थी। अब उसी के तहत उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब देखिए यहां पर वंदे मातरम के संबंध में कुछ बेसिक चीजें आपको जाननी भी चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहां पर बेसिकली अगर वंदे मातरम की बात करें तो क्यों 7 नवंबर को ही ये इस पीएम ने इस पूरे वर्ष भर मनाए जाने वाले प्रोग्राम की शुरुआत की थी। तो 7 नवंबर का विशेष कनेक्शन है किससे, तो इस वंदे मातरम से। क्यों, क्योंकि 7 नवंबर को ही ऐसा माना जाता है 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उस दिन अक्षय नवमी थी। क्या थी, अक्षय नवमी थी और उसी दिन इसको लिखा गया था। ठीक, तो वंदे मातरम जो है हम ये कह सकते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय दोनों कहा जाता है,
7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन ही इसकी मूल रूप से रचना हुई थी। इसलिए ही 7 नवंबर 2025 को इसका 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को मनाए जाने का यहां पर हम कह सकते हैं उसकी शुरुआत की गई थी, और उसी क्रम में वर्ष भर मनाए जाने वाले प्रोग्राम के क्रम में ही इस बात को शामिल किया गया है। यानी कि इस बात के तहत प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर अमेंडमेंट्स जो है, उस अमेंडमेंट के तहत इसमें अब इसको कानूनी संरक्षण भी दिया गया है। अब देखिए 7 नवंबर 1875 को इसको लिखा गया, लेकिन सबसे पहले इसको एक पत्रिका थी, उस पत्रिका का नाम था बंग दर्शन। याद रखिएगा, इस पत्रिका का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो बंग दर्शन में ही सबसे पहले इसको प्रकाशित किया गया, लेकिन उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही एक उपन्यास लिखा था, आनंद मठ उसका नाम था। सभी जानते हैं आनंद मठ बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा, और उसमें फिर बाद में 1882 में उसमें भी इसको जगह दे दिया गया। तो 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन नामक पत्रिका में प्रकाशन के साथ बाद में 1882 में 1882 में अगर आप देखेंगे तो आनंद मठ में भी यह शामिल हो जाता है। और इसके पहले के दो श्लोक हैं, शुरुआत में अगर देखेंगे तो पहले के 2 श्लोकों को ही बाद में देखेंगे आप कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक होती थी उसमें 1837 में 1837 में इसको उसमें राष्ट्रगीत के रूप में अपना भी लिया गया था। ठीक है, तो यहां याद रखना है। फिर आप देखेंगे कि 1896 में अगर आप देखें तो 1896 और 1905 इन 2 अधिवेशन को आपको याद रखना है। यानी 1896 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहां पर क्या घटना इंपॉर्टेंट हुई वंदे मातरम से संबंधित, तो इसमें पहली बार वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से गाया गया था, और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसका सस्वर पाठ किया था। तो यहां पर सार्वजनिक रूप से गाए जाने में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो है उसमें हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है, और यहां से आगे चल के ये नियमित अधिवेशन में गाया जाने लगा, एक यहां से परिपाटी चल पड़ी। फिर आप देखेंगे 1905 में क्या हुआ। 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ, तो यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मंच था, इस अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर वंदे मातरम को एक अखिल भारतीय ऑल इंडिया ओकेजन्स के लिए, अखिल भारतीय अवसरों पर गाए जाने वाले एक हम कह सकते हैं कि गाए जाने के लिए अपना लिया गया। क्षेत्रीय गीत से अब क्या हो गया, यहां पर क्या था, एक रीजनल सॉन्ग था, एक क्षेत्रीय गीत था, और यहां पर आकर क्या बन गया, एक नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत बन गया। तो क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पहचान कब मिली, 1905 में मिली, इसको भी याद रखना है। 1896 में पहली बार इसको क्या किया गया, तो पहली बार यहां पर सार्वजनिक रूप से गाया गया, लेकिन 1905 में क्या हुआ बनारस अधिवेशन में कि इसको सार्वजनिक अवसर पर ऑल इंडिया ओकेजन अगर कोई होगा तो वहां पर इसको राष्ट्रीय पहचान के तौर पर अपनाया गया। तो ये हम 2 चीज याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें भी इसको क्या किया गया था, कांग्रेस कार्य राष्ट्रगीत के रूप में अपना लिया गया था, तो वो भी आप याद रखेंगे। फिर 24 जनवरी 1950 को आप देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाकायदे घोषणा ही कर दी कि जनगण मन राष्ट्रगान होगा, उसी तरह से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में क्या किया जाएगा, समान रूप से सम्मानित किया जाएगा, समान रूप से सम्मान दिया जाएगा। ठीक, यद्यपि ध्यान रखना है आपको कि भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का राष्ट्रगीत का स्पष्ट तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि आपको आर्टिकल 51A में आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का समान रूप से सम्मान करने का आग्रह मिलता है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत, तो ये आप याद रखेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अब एक चीज और है, 7 अगस्त 1905 को आप ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को जब बंगाल विभाजन के विरोध के परिणाम स्वरूप जो एक विभाजन विरोधी अभियान चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, उसमें आप देखेंगे कि जो राजनीतिक नारे के तौर पर, किसके तौर पर, राजनीतिक नारे के तौर पर, कब, तो 7 अगस्त 1905 को, ठीक है ना, याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 में इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाने लगा, तो इसका इस्तेमाल किया जाने लगा राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम का। ठीक है, फिर नवंबर 1938 में क्या ये इतना पॉपुलर होने लगा धीरे धीरे कि अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, इस पर पूरी तरह से इसको क्या किया, इस पर प्रतिबंधित कर दिया। तो नवंबर 1938 में एक चीज और याद रखेंगे हम कि नवंबर 1938 में क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया तो देखेंगे आप 2 जगह, जैसे गुलबर्गा में, ठीक ना, गुलबर्गा में आप देखेंगे छात्रों ने, गुलबर्गा हैदराबाद और कर्नाटक का क्षेत्र है, वहां पर वंदे मातरम आंदोलन चल गया, उस आंदोलन का नाम ही वंदे मातरम हो गया। ठीक ना, तो आप देखेंगे कि जब अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया तो गुलबर्गा क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन चल गया, ठीक है ना, जो कि छात्रों का आंदोलन था। फिर 1907 में आप देख रहे हैं कि स्टटगार्ड में, ठीक, स्टटगार्ड में क्या हुआ, मैडम भीखाजी कामा ने भारत के बाहर स्टटगार्ड में तिरंगा, उस समय का जो तिरंगा था, वर्तमान तिरंगा नहीं था,
उस समय जो तिरंगा फहराया गया था, उस तिरंगे में आप देखेंगे तो बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ मिलता है। तो भीखाजी, मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का पहला अनाधिकारिक यानी आधिकारिक रूप से तिरंगा नहीं था, उसको फहराया था। और वहां पर इस ध्वज के ठीक बीच में देवनागरी लिपि में क्या लिखा था? तो वंदे मातरम लिखा था। तो ये इसके इतिहास को भी याद रखना है आपको। साथ साथ आजाद हिंद फौज जो बनी थी, तो वहां पर आजाद हिंद फौज में भी वंदे मातरम को प्रमुखता से गाया गया था। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि वंदे मातरम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था, बाद में उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया उसका। ठीक है, तो फिलहाल संविधान में इसका क्या उल्लेख है या नहीं है? तो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 51A में इसको बतौर मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 में यह निर्णय लिया था कि व्यापक विचार विमर्श के बाद कि प्रथम 2 श्लोक जो इसके हैं उसको विशुद्ध रूप से वो मातृभूमि की वंदना है, इसलिए इसको राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया जाए। ठीक, तो ये याद रखिएगा। साथ साथ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो अंतिम सत्र था, वहां पर यह घोषणा की गई, एक ऐतिहासिक घोषणा थी जिसमें वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका रही है, इसलिए जनगण मन के समान ही इसको सम्मानित किया जाएगा, इसके समान ही इसको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, ये घोषणा की गई। हालांकि संविधान में स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अब क्या किया गया? अब यह कर दिया गया है कि राष्ट्रध्वज, भारतीय संविधान और नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान के साथ साथ नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगीत को भी अब अगर उसको अपमानित किया जाता है तो यहां पर दंड का प्रोविजन किया गया है। तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं और बात करते हैं एक अभ्यास प्रश्न पर। इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का सम्मान करने का मूल कर्तव्य सौंपता है? विकल्प ए है अनुच्छेद 19, विकल्प बी है अनुच्छेद 32, विकल्प सी है अनुच्छेद 51A या विकल्प डी है अनुच्छेद 356। तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।